हाँ। रागादिगोगान् शतकान् शक्तान् अशेषकाय प्रसुतान् शेषान् औत्सुक्यमोहागतितान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। आज हमारे भाग्य से वैद्य अभिजीत सर आज हमें लेक्चर देंगे, तो मैं सर को विनंती करता हूँ कि आप शुरुआत कीजिए। सर को मैं एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि सर हमें जवाब दे सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर ने पूछा था कि धातु का वास्तविक अर्थ क्या है। ओवर टू यू सर। नमस्ते सभी यहाँ पे जो मान्यवर विद्यार्थीगण और वैद्यगण उपस्थित है, उन सबको मैं वंदन करता हूँ। जो धन्वंतरी है उसको मैं फिर नमस्कार करता हूँ। और हमने ये जो उपक्रम शुरू किया है कि अध्ययन का, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि चरक संहिता का और सुश्रुत संहिता का भी जो स्वरूप है, वो प्रश्न उत्तर के ही माध्यम से है। मतलब कोई प्रश्न पूछता है और फिर उसको ऊपर संभाषा होके फिर उसके ऊपर निर्णय आता है। ऐसी कम से कम 7 या 8 संभाषा चरक संहिता में है। और शिष्य प्रश्न पूछता है गुरुजी को, और आचार्य जो है उसको उत्तर के लिए पूरा वर्णन डिटेल में करते हैं। ऐसा पूरा संहिता है। सिर्फ एक जगह पे आचार्य ने प्रश्न पूछा है अग्निवेश को, या खुद होके विषय वर्णन शुरू किया है, वह जनपदोध्वंस का वर्णन है। तो इसी प्रकार से अगर अध्ययन किया जाएगा प्रश्न और इसके उत्तर के माध्यम से, तो जो अध्ययन हमने किया है उसको और अच्छी तरीके से हम तराश सकते हैं और उसको फिर से एक नए स्वरूप में समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने 25 प्रश्न एक कुछ दिन पहले ग्रुप में सबके सामने रखे थे। कई लोगों ने उसका उत्तर दिया, बहुत लोगों ने सत्य उत्तर दिया, सच उत्तर दिया। कई लोगों में थोड़ा-सा एक प्रकार का संदेह उस उनके मन में था। तो इसलिए वैद्य शुभम शर्मा जी के आग्रह से और मेरी भी इच्छा थी कि इस माध्यम से हम फिर से एक बार जुड़ पाएँ। क्योंकि बीच में जो कोरोना का काल आया था उसमें सब कुछ बंद था। तो ये अध्ययन के लिए हमें समय मिला है, ऐसा समझकर अध्ययन करना चाहिए। ये 25 प्रश्न होने के बाद में भी आगे मैं ये परंपरा चालू रखूंगा कि मैं प्रश्न पूछूंगा और उसके उत्तर आपको ढूंढने हैं। जो पहले 25 प्रश्न यहाँ पे रखे गए थे, वो सभी शारीर रचना और शारीर क्रिया इस विषय के थे, अगर आपने ठीक से देखा होगा तो। और ऐसा एक्चुअली विषय वर्णन, मतलब रचना, क्रिया, द्रव्य गुण, ये ऐसे कुछ संहिताओं में नहीं है। संहिता में सभी प्रश्न एक स्वरूप से ही एक सभी विषय एक में एक के बाद एक दूसरे के रिलेशन में वर्णन किए हैं। ये जो कुछ विषयों के अनुसार हम पढ़ते हैं, ये कॉलेज में सिलेबस के लिए ठीक है, पर जब हम एक वैद्य बन के विषय समझने के लिए, शास्त्र समझने के लिए पढ़ते हैं, तो उसका सर्वसमावेशक स्वरूप हमें पता होना चाहिए। शारीर रचना का अध्ययन जब आप क्लिनिकली करोगे, तभी वो सत्य आपको सचमुच समझ में आएगा। अगर आप शारीर रचना का अध्ययन नॉन क्लिनिकल पद्धति से करोगे, तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा। शारीर क्रिया भी क्लिनिकली पढ़नी चाहिए, ना कि नॉन क्लिनिकली। ये सभी क्लिनिकली सब्जेक्ट है, वो नॉन क्लिनिकल कैसे हो सकते हैं? संहिता नॉन क्लिनिकल कैसे हो सकती है? संहिता का नॉन क्लिनिकल कहना मतलब ये तो बहुत बुरी बुरी बात है। तो इसलिए ये एक प्रयास है, जितने प्रयास हम कर सकते हैं अपने स्तर पर हमें करना है। बाकी ईश्वर के अधीन है कि शास्त्र को किस तरह से लेके जाना है। हम तो कोई नहीं है शास्त्र को लेके जाने वाले, क्योंकि हजारों सालों से शास्त्र चला आ रहा है। हमारी आयु 70-80 साल की आयु कुछ नहीं उसके सामने। तो शास्त्र हमें लेके जा रहा है, ये भावना हमेशा मन में रखनी चाहिए। हम शास्त्र के लिए कुछ करेंगे, हम शास्त्रों को आगे लेके जाएंगे, इंटरनेशनली शास्त्रों को एस्टेब्लिश करेंगे, ऐसा कहना ये एक अहंकार की बात है। हम शास्त्र के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र हमारे लिए कर रहा है। शास्त्र अभी भी जीवित है, हमारे पहले हजारों साल से चलता आ रहा है और हमारे जाने के बाद भी हजारों साल तक चलता रहेगा। न जाने कितने आपत्तियां पहले भी आके गई, अभी भी है, आगे भी आएंगी। किंतु कोई संस्था आ गई भारत में, तो उसके किसी आरोप के कारण से शास्त्र बदनाम हो रहा है,
इस प्रकार का कोई भी एक जैसे अभी का ये माहौल है, तो डिप्रेशन होने की कोई जरूरत नहीं। ये बहुत एक 100 साल 200 साल ये पूरे विश्व के काल में एक बूंद मात्र भी नहीं है। तो ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहने का, आनंद से रहने का। तो ये एक के बाद अभी हम एक एक प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था कि धातु का वास्तविक अर्थ क्या है। कई लोगों ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया, क्योंकि उसके क्या कहते हैं निरूपण में वो लोग आके गए थे और उन्होंने उसका उत्तर दिया था। तो धातु का वास्तविक अर्थ है धारणा धातवः, ये उसकी निरुक्ति है, ना उसकी व्याख्या है। व्याख्या नहीं है ये। व्याख्या का अर्थ है जो जिसमें उस घटक की सभी कैरेक्टर्स या सभी लक्षणों को समुचित मात्रा से वर्णन किया जाता है, उसको व्याख्या किया जाता है। निरुक्ति का अर्थ है जो केवल उसके व्याकरण शब्द का जो व्याकरण है उसका वर्णन करना। धारणा धातवः, ये उसका व्याकरणात्मक स्वरूप है, जो धारण करता है उसको धातु कहते हैं। किंतु धातु की जो व्याख्या है वो चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 9 सूत्र क्रमांक 4 इसकी टीका में दिया है। सूत्र ऐसा है विकारो धातु वैषम्यम, और उसमें धातु वैषम्य की टीका में चक्रपाणी कहते हैं धातवो वातादयः रसादयः रज प्रभृतादयः। जो धातु मतलब शरीर में जो प्रकृतिस्थ है, जो प्राकृत अवस्था में है, उसको धातु कहा जाता है। इस व्याख्या के अनुसार प्राकृत दोषों को भी धातु कहा है, प्राकृत रसते शुक्र घटकों को भी धातु कहा है, मल भी धातु है, और रजब शब्द से मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, इन सभी को धातु शब्द से कहा जाता है। जो शरीर में सभी घटक जो प्राकृत घटक है वो धातु है। जब उनमें विकृतियां आने लगती है तो उनमें उनको धातु दुष्य कहा जाता है, और जब दोषों में वात पित्त क्षेष्मा में जब विकृति आती है तो उनको दोष कहा जाता है। वो दो क्योंकि वो पहले और फिर दूसरों को दुष्ट करते हैं और बाकी के सारे दुष्य हैं। तो धातु का वास्तविक अर्थ जो प्राकृत अवस्था में है उनको धातु कहा जाता है। मुझे पीपीटी नहीं दिखाई दे रही है। पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ होके गया। हाँ सर, अभी हमारा दूसरा सवाल था, मसल मतलब क्या है? मांस धातु है मुझे या दिखाई नहीं पेशी दे है रहा या है, स्नायु है? मुझे दिखाई सर नहीं दे रहा एक्चुअली विजिबल है। है। मुझे क्यों नहीं विजिबल है विजिबल? सर। सर शायद रिज्वाइन कर लीजिए एक बार। हाँ, हेलो। हाँ सर, आवाज आ गई है। अभी विजिबल है? नहीं अभी तक, एक मिनट रुकते हैं। ठीक है, आप प्रश्न पूछिए। दूसरा प्रश्न था मसल मतलब क्या। मसल जो आधुनिक शास्त्र के द्वारा जो शारीरिक घटक है उसको हम शास्त्र में क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए, किससे कोरिलेशन करना चाहिए? एक तो मांस धातु से या पेशी से या स्नायु से। हम ये जो धातु का जो मतलब जो सप्त धातु है उनको जिस प्रकार से हम कोरिलेशन करते हैं कि रक्त मतलब ब्लड, रस मतलब प्लाज्मा, मांस मतलब मसल, मेद मतलब फैट, यही कोरिलेशन ये बहुत गलत पद्धति से है। ऐसा कोरिलेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धातुओं का स्वरूप ये परमाणु स्वरूप में है। धातु ये परमाणु स्वरूप में है, और गंगाधर तो कहते हैं कि वो द्रव रूप में है, मतलब वो बहते हैं। सभी धातु है, अगदी अस्थि अस्थि धातु भी द्रव रूप में है, मतलब परमाणु स्वरूप में है।
मुझे स्क्रीन विजिबल नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा शायद। सर एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर कर दीजिए, उससे शायद विजिबल हो। जी। हाँ, तो धातु ये परमाणु स्वरूप में है और उसके वो सूक्ष्म रूप में, परमाणु ये सूक्ष्म है। चरक संहिता के शारीर स्थान के 7वें अध्याय में 15 नंबर के श्लोक में उन्होंने दिया है कि शरीर अवयवातु परमाणु भेदेन अपरिसंख्यया भवन्ति। शरीर के सभी अवयव मतलब सभी शरीर घटक, सभी भाव पदार्थ ये परमाणु स्वरूप में, सूक्ष्म रूप में अपरिसंख्य अवस्था में रहते हैं। उनको एक दूसरे के साथ मिलके फिर उनको स्थूल स्वरूप आता है। तो पेशी और स्नायु ये स्थूल स्वरूप है मांस धातु का, और इसकी जो उत्पत्ति कैसे होती है इसका वर्णन सुश्रुत ने शारीर स्थान में किया है, वो आप मूलतः देखिए। बहुत सुंदर सूत्र है वो सूत्र। अभी शायद मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर है इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊंगा, मैं बाद में ग्रुप में शेयर करता हूँ वो कौन सा सूत्र है। तो पेशी को हम मसल से कोरिलेट कर सकते हैं। स्नायु ये थोड़े से कठिन स्वरूप का शारीर भाव है, और कंडरा ये कठिनतम शारीर भाव है। मांस धातु ये परमाणु स्वरूप में शरीर में संचार करेगा, ये संपूर्ण शरीर में संचारी अवस्था में रहेगा। इसी प्रकार से अस्थि धातु भी संपूर्ण शरीर में परमाणु स्वरूप में संचार करेगा। अस्थि धातु मतलब बोन्स नहीं, सिर्फ बोन्स नहीं, क्योंकि अस्थि धातु ये शरीर के समुचित अवयवों में सभी शरीर, सर्व शरीर में अस्थि धातु है। और इसलिए हमें कभी कभी सॉफ्ट ऑर्गन में कैल्सिफिकेशन दिखाई देता है। वो कैल्सिफिकेशन कहां से आता है? काठिन्य होने के लिए वहां कोई तो होना चाहिए ना, तो वो अस्थि धातु है। और अस्थि धातु का प्राकृत कार्य क्या है? कोई बता देगा मुझे? अस्थि धातु का प्राकृत कार्य क्या है? चरक ने क्या बताया है? शरीर का धारण करना। धारण, पीड़नम जीवनम लेपो नेहो धारण पूर्ण, धारण कार्य। तो जब प्रोलैप्स होगा तो धारण कार्य का क्षय है, मतलब तो अस्थि क्षय में किसी भी अवयव का प्रोलैप्स होगा। यूटेरन प्रोलैप्स, रेक्टल प्रोलैप्स, एनल प्रोलैप्स, इस प्रकार से जो जो जहां पे प्रोलैप्स होते हैं तो धारण का कार्य वहां का खत्म हुआ है। तो ये अस्थि क्षय में आ सकता है क्या, इसका विचार हमें करना पड़ेगा। और जब अस्थि क्षय होता है तो वायु का प्रकोप, वृद्धात्मक प्रकोप होता है। तो ये मिलता है, मिलजुलता है, क्योंकि वात प्रकोप में स्रंस्र ये एक प्रकार का कार्य बताया, लक्षण बताया है ना, स्रंस्र व्यास वेदस्वाप सादरुक्तोदमेदनम वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे इसी प्रकार से अन्न धातु का भी वर्णन करना है। शुक्र धातु मतलब सीमेन नहीं, धातु ये सर्व शरीर में है। मज्जा धातु मतलब सिर्फ बोन मैरो नहीं, बोन मैरो जो है वो तो उसका स्थूल रूप है, पर मज्जा धातु पूर्ण करने वाला, हर किसी भी अवकाश में जो पूर्ण करता है वो मज्जा धातु जो है वो शरीर के सर्वत्र है, सर्व शरीर में है। रस रक्त मांस अस्थि मेजा मेद मज्जा शुक्र, ये 7 ही धातु शरीर धारण करने वाले घटक सभी शरीर के सर्वत्र, सभी स्रोतों में, सभी सर्व जगह है। ये समझ लेना चाहिए। इसका हर मॉडर्न से कोरिलेशन हर वक्त करना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो धातु अलग है और उनके व्यक्त जो अवयव है वो अलग है। सर पूछिए पूछिए पूछिए। मैं लगभग 1 साल पहले आपका लेक्चर सुना था, मैंने काफी सुनता था। तो ये अस्थि धातु के बारे में भी आपने रेक्टल प्रोलैप्स से बताया था, और शुक्र धातु के बारे में भी एक बार बोला था। तो मेरे माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन रहता था कि हम धातुओं को एक्चुअल में कैसे समझें। तो विपर्यस्तु भूयसा जो न्याय है उसके अनुसार फिर मुझे एक चीज मेरे दिमाग में आई थी, तो आप क्रॉस चेक करना कि क्या वो ठीक है, क्योंकि मैंने कोशिश तो की थी उसमें समझने की। जरूर जैसे जरूर जरूर बताइए। जैसे मांस धातु, क्योंकि आपने अभी कहा था कि मसल या जो पेशी होगी उसमें भी अस्थि धातु होगी, उसमें भी शुक्र होगा, तो सब चीज होगी उसमें। हाँ। तो ऐसे ही
हाँ, ये एक्सप्लेनेशन मुझे है मेरे पास कि अगर मसल है कोई, तो मसल जो है उसमें मांस धातु तो प्राधान्य से रहेगी, बिल्कुल लेकिन जो अन्य जो 6 धातु हैं, वो माइनर मतलब अप्राधान्य रूप से रहेंगी, मतलब कम प्रोपोर्शन में रहेंगी। क्यों ऐसा होगा कि अगर रस धातु उस मसल में नहीं होगी, तो उसका पीड़न नहीं हो पाएगा। बराबर अगर एकदम रक्त धातु उस इस तरह बिल्कुल से, सत्य, आप तो सत्य बोल रहे हो, बराबर। क्योंकि इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती थी कि तो इसमें फिर ये आती है कि हर जो अवयव है, किसी अवयव को हम ये नहीं कह सकते कि ये अवयव मांस धातु ही है या ये अस्थि धातु ही है, जैसे लेकिन उसमें अब जैसे बोन्स हैं, तो बोन्स में प्रोपोर्शन अस्थि धातु का ज़्यादा होगा, व्यपदेशस्तु लेकिन भूयसा, अन्य धातुओं का नहीं होता। यस सर, व्यपदेशस्तु भूयसा, यस यस। यस सर। तो ये मेरा अपने आप ही एक दिन दिमाग में आ गया था सुनते हैं, कन्फ्यूजन फॉर्म में, इसलिए तो शरीर की व्याख्या क्या की इस है? तरह। दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। जी सर। अब और एक मैं प्रश्न में एक्चुअली ये नेक्स्ट 25th में पूछने वाला था कि मल निष्क्रमण ये अपान वायु का कार्य है, तो आंखों से जो मल बाहर आता है, नासा से जो मल बाहर आता है, कर्ण से जो मल बाहर आता है, क्या वो अपान का कार्य है या और किसी वायु का कार्य है? मैं वायु में गया ही नहीं हूँ इस 25 सूत्र में, हम अगले 25 में उसका आप विचार करके रखिए इसके बारे में, यस सर, उत्तर हमें ठीक है ढूंढना है। सर। तो अपान थैंक यू। क्षेत्र हमें सिर्फ एक ही आंखों के सामने है, जो उदर के अधो उदर प्रदेश में है। तो फिर ये जो मल बाहर निकलते हैं वो किसका कार्य है? ये सोचना चाहिए हमें। आज तक जो पढ़ाया जा रहा है हमें सभी कॉलेज में, ये मॉडर्न से कोरिलेट करके पढ़ाया जा रहा है, या ऐसा नहीं पढ़ाना जाना चाहिए। संहिता के आधार से पढ़ाना जाना चाहिए, संहिता को साथ में आयुर्वेद के पद्धति से पढ़ाना जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसलिए तो ये उपक्रम शुरू किया है हमने कि पैरेलल एजुकेशन होने चाहिए, वो चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो। आज हमारे पास इतने सारे साधन है, उनका उपयोग हमें करना है। तो ठीक है, हाँ, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न पूछिए, तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। हाँ, अभी तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। स्त्री शरीर में शुक्र धातु है या नहीं है, या सिर्फ 6 धातु ही है? स्त्री शरीर में शुक्र धातु है या नहीं, इसका उत्तर है शुक्र धातु है। सिर्फ 6 धातु है क्या? नहीं, 7 ही धातु है, क्योंकि जहां पे धातुओं का वर्णन किया है वहां पे ऐसा कहीं पर भी वर्णन नहीं कि 7 धातु पुरुष में है और 6 धातु स्त्री में है। तो हमारे दिमाग में ये जो फिट करके रखा है कि शुक्र मतलब सीमेन और वो पुरुष शरीर में मैथुन के समय में निकलता है, वो गलत है। शुक्र ये शारीर भाव अलग है और शुक्र धातु ये अलग है। धातु ये परमाणु स्वरूप में जो नया निर्माण करने वाला कोई जो घटक है उसको शुक्र कहते हैं। एक शरीर में शरीर के सिर से एक बाल झड़ जाता है, तो बाद में उसकी जगह दूसरा बाल आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सभी पुरुष और स्त्री गंजे हो जाते हैं। कई स्त्रियां पेशेंट आती है क्लिनिक में और वो पूछती है, देखो ऐसे हाथ सिर में बाल में से घुमाया तो ऐसे 4-5 बाल मेरे हाथ में आते हैं, अब क्या करूं, इतने बाल झड़ते हैं। तो मैं उनको कहता हूं, इतने बाल आपके झड़ते हैं फिर भी आप गंजी तो नहीं हुई। क्यों क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि एक बाल झड़ गया तो उसकी जगह नया बाल वहां पे आता है। ये कार्य शुक्र धातु का है। सिर्फ गर्भ निष्क्रमण, सिर्फ गर्भ निर्मिति इतना ही कार्य नहीं है। एक आरबीसी 120 डेज के बाद मर जाता है तो उसकी जगह नया आरबीसी लेता है। ये कार्य शुक्र धातु का है। कोई भी शरीर में किसी भी कोई भी सेल जब नई निर्माण होती है तो वो कार्य शुक्र का है। नई नवनिर्मिति ये शुक्र की है। और इसलिए कैंसर जैसे व्याधि में शुक्र धातु विकृत है। क्षय जैसे व्याधि में शुक्र धातु विकृत है। राजयक्षमा जैसे व्याधि में शुक्र धातु एक वो भी विकृत होता है, क्योंकि नवीन निर्मिति जो है वो हैम्पर हो चुकी है। तो स्त्री शरीर में सभी 7 ही धातु है, वहां पे शुक्र धातु ये नवनिर्मिति करने वाला है। आगे सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, मतलब हाँ क्या सर दूध से सारी धातुओं का पोषण होता है? ऐसा मेरा एक विचार था कि जैसे जो हाँ घी बनाते हैं एट लास्ट में जाके जो घी बनता है वो ओज के समान होता है कहीं ना कहीं। तो इसी तरह से रस से लेके क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो ऋषि मुनि या फिर बहुत सारे होते हैं इंडिया में जो केवल दूध पे ही 1 साल 2 साल 10 साल तक वो रहते हैं। हाँ तो हाँ क्या मतलब ये जैसे संपूर्ण आहार भी बताया गया है हम्म दूध के लिए, तो क्या हम्म
हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो दूध होता है वो सारी धातुओं के लिए पोषित करता है, कुछ ना कुछ उसका अंश होता है, जैसे मक्खन होता है तो मक्खन बिल्कुल। स्पेशली मज्जा मज्जा धातु पे काम करता है, घी शुक्र या ओज उस तरह से। यस, यस। जो बताया कि दुग्ध केवल शुक्र का वर्धन करता है, वो एक उसका प्रधान कार्य बताया है। वो खले कपोत न्याय से बताया है, पर केदार कुल्य न्याय से और क्षीर नदी न्याय से दुग्ध ये सभी धातुओं को पुष्ट करता ही जाएगा। पर जी, आज का जो दुग्ध है, जो पिशवी में आता है, जो पाश्चराइज किया है, वो दुग्ध ये कार्य नहीं करेगा। वो सिर्फ फैट और वाटर कंटेंट है उसमें। जो पाश्चराइजेशन करके आया है और जो पिशवी में आता है, वो दुग्ध ये नहीं करेगा। जिस गाय को ऑक्सीटोसिन देके दुग्ध निकाला जाता है, वो कार्य नहीं करेगा। जो गाय खेत में घूमती है, जंगल में घूमती है, नैसर्गिक पद्धति से उसका आहार होता है और नैसर्गिक पद्धति से उसको दुग्ध आता है, वही दुग्ध निकाला गया और बिना किसी केमिकल डाला हुआ ऐसा दुग्ध जो होगा, वही धातु पोषण करने वाला है। आज के जो पिशवी में आने वाले जो दुग्ध है, आप कितनी भी लीटर लीटर पीजिए, कुछ नहीं होगा, सिर्फ फैट बढ़ेगा, वाटर कंटेंट बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। तो दुग्ध पीना है तो गाय पालिए, गोपालन करिए, उसको उसका ख्याल रखिए, अपने हाथों से दुग्ध निकालिए और पीजिए, तो ही वो धातु पोषण करेगा। ये बाहर का आने वाला दुग्ध ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, आपको पता भी नहीं कौन सी गाय का दुग्ध है, गाय कैसी है, जर्सी है या गावरान गाय है, कौन सी गाय है पता नहीं हमें। तो उसका पूरा विचार करके दुग्धपान करना चाहिए, नहीं तो वो सिर्फ पेशेंट कहते हैं हमें कि कैल्शियम लेने के दूध पीता हूँ, वो कैल्शियम तो बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि पाश्चराइजेशन प्रोसेस में सब निकल जाता है, कैल्शियम भी निकल जाता है और सिर्फ फैट और वाटर कंटेंट शिल्लक रहते हैं, शेष रहते हैं और उससे कितना भी दूध पीजिए वो सिर्फ हाँ, आप दुग्ध घृत अभ्यास रसायन ठीक है, पर वो दुग्ध कौन सा, वो मैं बता रहा हूँ। जो दुग्ध गाय का है, जो गाय को नैसर्गिक पद्धति से, नैसर्गिक आहार से अपने सामने है गाय, जो घूमती है गाय, एक जगह बंदी नहीं है। आज अगर आप बड़े बड़े डेयरी में जाओगे तो गाय बंदी रहती है और उनको यंत्र से दूध निकाला जाता है, उस दुग्ध में रक्त भी बाहर आता है, तो वो दुग्ध दूषित है। ऐसा दुग्ध नहीं ऐसा दुग्ध पान करना गलत है। ठीक है, आगे जाएंगे। 5वां प्रश्न। सर एक सवाल था, हम पूछ सकते हैं क्या? हाँ, पूछिए पूछिए। हाँ हाँ, क्षीर सद्य शुक्र का नाम ऐसे कहते हैं, तो क्या इसका अर्थ ऐसा है कि क्षीर सभी धातु को पुष्ट करके फिर आखिर में शुक्र को बढ़ाता है? वो तो क्षीर नदी न्याय से और केदार कुल्ला न्याय से वो तो प्रोसेस होगी ही 7 दिन में, किंतु जो खले कपोत न्याय है, उसमें जो धातु को पुष्ट होना है, वो उसको जो घटक चाहिए वो आहार रस से तुरंत ले लेता है। इस न्याय से दुग्ध शुक्र को त्वरित पोषित करता है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि रसम मांस को नहीं करता है, उसको भी करेगा और शुक्र को त्वरित करेगा। इसलिए तीनों न्याय एक साथ चलते हैं। तीनों न्याय जो खले कपोत, केदार कुल्या, क्षीर नदी है, वो एक साथ चल रहे शरीर में। कुछ कार्य खले कपोत से होते हैं, कुछ कार्य क्षीर नदी से होते हैं, कुछ कार्य केदार कुल्या से होते हैं। इन तीनों न्यायों का वर्णन चरक संहिता के सूत्र स्थान के 28वें अध्याय में चक्रपाणि ने बहुत सुंदर पद्धति से किया है, वो पढ़िए आप। 28वां अध्याय सूत्र स्थान का, उसके 5, 6, 7 नंबर के श्लोक की टीका में बहुत सुंदर वर्णन है, वो पढ़िए एक बार। नहीं समझ में आया कब किसी को, या प्रश्न या कुछ संस्कृत कठिन हो गया, तो एक दिन में हम ऐसी मीटिंग लेके सिर्फ वो टीका पढ़ेंगे, उसका अर्थ मैं बताने का प्रयास करूंगा। आगे 5वां प्रश्न। सर एक एक क्वेश्चन और था। प्रश्न था इसमें। सर एक मिनट। हाँ, पूछिए। हेलो सर, हाँ। शुक्र को भागवत में गर्भोत्पाद श्रेष्ठ कर्म बताया है, तो उसके सर और हाँ। रेफरेंस दीजिए ना। मतलब हम अभी बोल रहे हैं कि शुक्र परमाणु स्वरूप में होता है और मतलब रीजनरेशन ये सब शुक्र धातु से ही होता है, तो रेफरेंस बताइए ना सर। मतलब और देखिए कैसा है, सही संहिताकार ये जो प्रमुख कर्म है वही बताते हैं। जो संहिता, ये जो है ग्रंथ जो है, वो मंदानाम व्यवहाराय वर्णन है और बुद्धानाम बुद्धिवर्धय है। तो उसका पुनर्निर्माण का कार्य जो है वो हमें तंत्र युक्ति से कई संदर्भों के साथ समझना पड़ता है। आप ग्रहणी की टीका पढ़िए, जो मैं आप संदर्भ पूछ रही हो, वो ग्रहणी के जो धातुओं की टीका है चक्रपाणि की, उसमें वो संदर्भ है, आप वो पढ़ लीजिए।
और कुछ पूछ रहे थे कोई? सर एक क्वेश्चन और था हाँ कि सर जैसे स्त्रियों में बताया हुआ है कि एक युग्म दिनों में हमारा शुक्र का वरदान होता है और एक युग्म दिनों में हमारा आर्तव का वरदान होता है, उससे पुत्र और पुत्री का जन्म होता है। तो सर इस चीज को हम कैसे समझेंगे इसमें कि शुक्र का वरदान कैसे है और अगले ही दिन हमारा आर्तव का वरदान हो जाता है, तो इस चीज को कैसे समझे? कौन कहता है, कहाँ संदर्भ है ऐसा? सर उसमें हमने जो स्त्री रोग की बुक पढ़ी उसमें चरक में बताया हुआ है, सुश्रुत में बताया कि युग्म नहीं, दिनों ऐसा में कहीं चरक में नहीं पुत्र कहा, की नहीं उत्पत्ति नहीं होती नहीं। है। ये किसी ने टेक्स्ट बुक में अपने मन की कथा लिखी है, ऐसा चरक में तो नहीं कहा है। आर्तव पुरुष शरीर में भी है पर वो अव्यक्त रूप में है। जो गर्भोत्पादन के लिए करने वाला कार्य करने वाला आर्तव है वो स्त्री शरीर में ही है। जी सर, आप आगे चलते हैं। आप मुझे संदर्भ बता दीजिए, वो बुक जो है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के भेजिए ग्रुप में, हम देखते हैं क्या है, किसकी बुक है वो भी बता दीजिए। नमस्कार सर। सर आप ये हम पूछिए। जो हाँ, ये हम जो देखते हैं कि युग्म में जो अगर कंसेप्शन किया जाए तो पुत्र का जन्म पुत्री के जन्म ऐसा होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम हाँ, कैसे समझ सकते हैं? वो चरक शारीर दोन में है। मुझे ऐसा लगता है कि हम ये पहले 25 प्रश्न पूरे कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर जो प्रश्न नए निर्माण होते हैं वो हम अगले किसी कल मीटिंग ले सकते हैं या परसों मीटिंग ले सकते हैं, कभी भी आप समय बता दीजिए। फिर इसके रिलेटेड आप, क्योंकि नहीं तो फिर आज का अभी चौथा ही प्रश्न चल रहा है, तो 25 प्रश्न पूरे होने में 2 घंटे लगेंगे, इतना समय तो अभी नहीं है। तो पहले ये प्रश्न पूरे कर लेते हैं, फिर इसके रिलेटेड बाकी के प्रश्न हम अगली मीटिंग में ले लेंगे जरूर। ये कोई आखिरी मीटिंग तो बिल्कुल नहीं है, चलेगा? पर आपका उत्तर जो है वो चरक शारीर 2 में है। जी सर, अभी चौथा प्रश्न लेते हैं। अगर हाँ, स्त्री शरीर में शुक्र धातु है तो उसमें शुक्र व स्रोतस के मूल स्थान कौन से है? जो वृषण और शेफ बताया है, इसका उत्तर मैंने ग्रुप में भी दिया था कि इसको पुरुष शरीर से ही हम एक संबंधित लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो वृषण पुरुष शरीर में है उसी का जो स्त्री शरीर में विशिष्ट अवयव है वो ओवरीज है, और जो शेफ है पुरुष शरीर में वही स्त्री शरीर में उसके तरह उसका अभिव्यक्त करने वाला स्त्री विशिष्ट अवयव ये क्लिटोरिस है। और मैथुन के समय भी क्लिटोरिस से या स्त्री शरीर से शुक्र का स्राव होता है जो मैथुन के लिए और गर्भ पोषण के लिए कार्य करता है। इसलिए स्त्री शरीर में भी शुक्र धातु के मूल स्थान वृषण और शेफ यही है। आगे जी, अभी मीटिंग लेफ्ट हो जाएगी शायद, तो फिर से इसी लिंक पे जुड़ेंगे, तब तक आगे बढ़ते हैं। ओके। पांचवा सवाल है कि स्त्री शरीर में शुक्र व आर्तव स्रोतस ऐसे दो अलग स्रोतस है क्या, और यदि है तो वो कैसे अलग है, और यदि नहीं है तो ऐसे अलग क्यों नहीं है? तो वह और शुक्र वह ये स्त्री शरीर में दो अलग स्रोतस है। शुक्र वह जो है वो सर्व धातु रूप शुक्र का स्रोतस है, और आर्तव वह जो है वो स्त्री विशिष्ट गर्भोत्पादन करने के लिए जो उसका अवयव है गर्भाशय, और आर्तव नाम का जो उसका शारीर भाव है जो रस धातु का उपधातु है उसके उसके वहन के लिए उसके कार्य के लिए वो स्रोतस वहां पे है। ये अलग अलग है, इसके ऊपर मूल स्थान अलग अलग है और कार्य भी अलग अलग है। अगला 6 नंबर का प्रश्न। जी, मेदोह का मूल स्थान वृक्क और वपावहन ही क्यों है? वृक्क का अर्थ हम वृक्कौ ऐसे द्विवचन है तो वो कोरिलेशन उसका किडनीज से लेते हैं, पर केवल किडनीज नहीं लेना है, तो उसके आजू बाजू का भी प्रदेश लेना है। इसके लिए हमें मूल स्थान का अर्थ पहला समझ लेना चाहिए। मूल स्थान का अर्थ चक्रपाणि ने प्रभव स्थानम ऐसा कहा है, और प्रभव का दो अर्थ है। प्रभव का मतलब अर्थ एक है कि उत्पत्ति, प्रभव मतलब उत्पत्ति, तो जहां पे उस शारीर भाव की उत्पत्ति होती है उसको भी मूल स्थान कहा जाता है, जैसे रक्त का यकृत और प्लीहा है। और प्रभव का दूसरा अर्थ है प्रकर्षेण भवति इति प्रभवः, जहां पे उसका प्रकर्ष से अस्तित्व है उसको भी प्रभव स्थान कहते हैं, मूल स्थान कहते हैं। तो उसकी अभिव्यक्ति भी जहां पे होती है, जहां पे उस धातु का उस शारीर भाव का कार्य होता है या विकृति दिखाई देती है या उसका वहन होता है
या उसकी अभिव्यक्ति होती है या उसका ज्यादा मात्रा में वो वहां पे अवस्थित है, वो भी उसके मूल, दो ही मूल स्थान है ऐसा गलतफहमी है ऐसा कहना। दो महत्व के सिर्फ मूल स्थान बताए हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि प्राणवह स्रोतस का मूल स्थान क्या वर्णन किया है चरक में, विमान स्थान में? हृदय और महास्रोत। हृदय और महास्रोत, यस, ओके। और उसी हृदयं संहिता मूलं के, महाश्रोतश्च। यस, उसी संहिता के सिद्धि स्थान के 9वें अध्याय में क्षीर ये प्राणवह का मूल स्थान बताया है। सिद्धि स्थान अध्याय 9 बाय सूत्र क्रमांक 4, आप बाद में देख लीजिए। क्षीर प्रदेश ये प्राणवह का मूल स्थान बताया है। तो ये जो विमान स्थान के विमान अध्याय जो है 5वां स्रोतो विमान, उसमें जो मूल स्थान है वो एक उदाहरण मात्र के लिए बताया है। दो ही मूल स्थान है, ये मन से निकाल देना चाहिए। वहां पे आगे जो च है, मेदो वहानम मूल स्रोतसाम वृक्को मूलम वपा वहनम च, तो ये च में बाकी के भी आते हैं आगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप मन में रखिए, लिख के रखिए या ग्रुप में भेजिए, हम उसके उत्तर बाकी की मीटिंग में दे देंगे। 7वां अगला सवाल है, पुरुष शरीर में स्तन्य व स्रोतस है या नहीं है? उसका उत्तर है स्रोतस है। स्तन्य व स्रोतस पुरुष शरीर में भी है। आगे अगला सवाल है, अभी ये तो सवाल शायद गलत होगा कि यदि पुरुष शरीर में उर प्रदेश में निपल्स क्यों है? हाँ, आता अब देखिए, पहला उत्तर था कि स्तन्य व स्रोतस है, तो निपल क्यों है? क्योंकि पुरुष शरीर में स्तन्य है, स्तन भी है। केवल 2 पुरुष ऐसे आज तक होके गए जिनको स्तन नहीं थे, वो जो ज्ञात है, जिनको निपल्स नहीं थी, वो एक है कृष्ण और दूसरा है अर्जुन। इसलिए उनको पूर्ण पुरुष कहते थे। बाकी कोई भी पूर्ण पुरुष नहीं है, उनमें भी स्त्री भाव, कुछ अवशेष में स्त्री भाव हर एक के शरीर में है। इसलिए निपल्स है और वो कार्यरत है। जब मैथुन के समय में वहां पे ये चरक में संदर्भ है, तो श्रुत में भी है कि स्तन्य, पुरुष स्तन्य को भी अगर उद्दीपित किया जाए, उसको अगर उसको स्पर्श किया जाए तो उसका उद्दीपन होता है, उसका इरेक्शन वहां पे आ जाता है। ये बताया इसका अर्थ। इसलिए स्तन्य व स्रोतस का वृषणीय मूल स्थान बताया है सुश्रुत ने। सही है ना? मैं सही कह रहा हूं शायद। तो निपल्स पुरुष शरीर में है, उसका कार्य भी है। आगे जी सर, सीए मेल ब्रेस्ट हो सकता है क्या? अगर हाँ तो विचार कैसे करें? बिल्कुल होता है। मैंने खुद पेशेंट देखा है। केवल 8 साल का एक बच्चा था जिसको कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। अब पुरुष को कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर कैसे हो सकता है? क्योंकि पुरुष को ब्रेस्ट है, वो रूडिमेंट्री है, ऐसा ये मॉडर्न के लोग कहते हैं। मैं कहता, हमारा आयुर्वेद कहता है कि वो रूडिमेंट्री नहीं है, वो कार्य में है, किंतु उनका कार्य शुक्र पोषण के लिए होता है। स्तन्य निर्मित करना ये पुरुष शरीर का कार्य नहीं है। स्तन्य है शरीर में, पर वो जो मतलब वो शारीर भाव जो है वो शुक्र पोषण में लगता है, कार्य उसका शुक्र पोषण के लिए जाता है। स्त्री शरीर में वो स्तन्यपान करने के लिए स्तन वृद्धि भी होती है। इसलिए देखिए, गायनेकोमास्टिया जब होता है, जहाँ पे पुरुष शरीर में स्तन वृद्धि होती है, तो उसमें स्तन्य प्रवर्तन भी शुरू होते हैं। मेरे पास में ऐसा एक पेशेंट आया था, 18 साल का लड़का था, उसको बहुत सारे पिंपल्स आए थे। तो वो पिंपल की ट्रीटमेंट लेने के लिए एक एलोपैथी डॉक्टर के पास गया, तो उसने उसको एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भेज दिया। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने उसको पिंपल्स की ट्रीटमेंट करने के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट शुरुआत की, और उससे पिंपल्स तो कम हुए, लेकिन उसके ब्रेस्ट बढ़ने शुरू हो गए, उसकी आवाज पतली होनी शुरू हो गई, और ब्रेस्ट से मिल्क प्रोडक्शन, मतलब वो स्राव शुरू हो गया। और फिर बाद में वो मेरे पास आया, क्या भी है, ऐसा कैसे करे? तो मैंने उसकी सारी दवाई बंद कर दी और उसको अश्वगंधा चूर्ण, अमल की चूर्ण, कंटकारी चूर्ण और रसपाचक वटी। तो चरक में किसी का माइक चल रहा है? म्यूट करके रखिए कृपया। किसी का तो माइक चल रहा है। तो ये ट्रीटमेंट देने के बाद में और उसको शोधन करवा लिया, एक वमन दे दिया, तो उससे वो पूरा ठीक हो गया। अब उसको कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ये कैंसर का जो पेशेंट था ब्रेस्ट का, वो तो गुजर गया।
अब 8 साल के बच्चे में ब्रेस्ट का कैंसर हो, इस प्रकार का उसने क्या हेतु सेवन किया, तो ये कुलज होगा या फिर पूर्व जन्मकृत कुछ कर्मज उसका व्याधि होगा। तो वो हो गया और वो ज्यादा देर वो जीवित भी नहीं रहा। ये होते हैं सीए ब्रेस्ट। ग्रुप में भी किसी ने डाला था कि हाँ ऐसा पेशेंट मैंने देखा है, तो उनके भी अनुभव कभी हम बाद में कल की मीटिंग में, परसों की मीटिंग में सुनेंगे। होता है सीए ब्रेस्ट मेल होता है। आगे अगला प्रश्न है, क्लोम मतलब कौन सा अवयव है? नहीं, संदर्भ के दसवां, साथ। इसका पीछे का हाँ 10वां क्षमा प्रश्न। करें। हाँ, पुरुष शरीर में स्तन्यवा के मूल स्थान क्या होंगे? जो बताए है, क्योंकि ऐसा कहीं पे बताया नहीं है कि स्तन्यवस हो तो सिर्फ शरीर में है, ऐसा कहीं पे उल्लेख नहीं है। कार्य वर्णन किया है, तो जो स्तन है, तनो मूलम वृषणौ च, जो 2 मूल स्थान बताए हैं वही पुरुष शरीर में है। आगे क्लोम मतलब कौन सा अवयव है? इसके लिए हमें पूरा अगला एक मीटिंग लेंगे क्लोम के लिए, पूरी एक, क्योंकि क्लोम के लिए ऊपर बहुत संदर्भ वर्णन करना है। उसके लिए ये और वो मेदोक्षय से प्लीहा वृद्धि, ये 2 क्वेश्चन मैं अगले मीटिंग में लूंगा, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा बोलना पड़ेगा। अगला आगे आगे थोड़ा ये प्रश्न स्किप कर, क्योंकि बहुत सर एक ज्यादा क्वेश्चन, तरह है। सर एक क्वेश्चन और ऐड करना उसमें, जो क्या? आपने कैंसर के बारे, आपने मृत भक्षण जन्य पांडु से कैंसर का पेशेंट ट्रीट किया था, आपने एक बार बताया था, हाँ तो हाँ 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 उसको भी उसकी भी चर्चा करना है। हाँ, मैं जरूर जरूर। आज क्या है, थोड़ा सा थोड़ा घर में कुछ कार्य भी है, इसलिए मैंने आधा 1 घंटा रखा था बाजू में। तो आज थोड़े से जो बेसिक क्वेश्चन है हम लेंगे, बाकी के कल करेंगे। कल आप बताइए समय कब है? कल मैं पूरे दिन फ्री हूँ, कभी भी हम कर सकते हैं। तो जी सर। 1.5-2 घंटे भी मैं कल निकाल सकता हूँ। अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ। तो सार्वधिक शुक्र के जो कर्म है, वो जो शुक्र धातु के कर्म है, वही सर्व शरीर में नवीन निर्मिति करने के जो जो कार्य है, वो सार्वधिक शुक्र के कर्म है। आगे ये भी मैं विस्तार से लेने वाला हूँ। हाँ, ये विस्तार से लेने वाला हूँ, क्योंकि बहुत महत्व का है। ये हम कल लेंगे, कल या परसों, कभी जब कभी मीटिंग होगी। रक्तक्षय में शिशिर प्रीति क्यों है, इसका उत्तर मैंने ग्रुप में भी दिया है कि रक्त धातु का जब निर्माण होता है, तो उसमें पोष्य, पोषक और मल स्वरूप, ऐसे 3 अवस्था में निर्माण होता है वो उसके परिणमन में। तो जो पोष्य है वो रक्त का पोषण करेगा, जो पोषक है वो मांस निर्माण के लिए आगे जाएगा, और जो मल है उसका पांचभौतिक संगठन ये पित्त दोष की तरह है। जब रक्त क्षय होगा तो पोष्य और पोषक का क्षय होगा और मल भाग की वृद्धि होगी। मल स्वरूप पित्त बढ़ता है, इसलिए ठंडा चाहता है, इससे शिशिर प्रीति होती है। आगे ये सवाल आखिरी लेंगे, इसके बाद में हम रुकेंगे। इसके बाकी का जो है वो हम अगले मीटिंग में लेंगे। 15, ये बहुत महत्व का प्रश्न है। चरक विमान 7 अध्याय में शैखरिक द्रव्य का महत्वपूर्ण उल्लेख है, उसका अर्थ क्या है? चक्रपाणी ने विडंगा ऐसा अर्थ लिया है, तो अन्य टीकाकारों निघंटू ने अपामार्ग लिया है। तो ये प्रश्न का उत्तर द्रव्य गुण के लोगों के लिए अभी भी ओपन है। इसका उत्तर में मुझे भी ठीक से नहीं पता चला है, क्योंकि दोनों अर्थ सही है। चक्रपाणी ने 2 जगह पे शैखरिक ये जो पद है, ये चरक में 2 जगह आया है। एक चरक संहिता विमास्थान 7वां अध्याय जो कृमि चिकित्सा है उसमें, और चरक संहिता चिकित्सा गुल्म चिकित्सा अध्याय के एक कल्प में शैखरिक पद आया है। और चक्रपाणी ने दोनों जगह पे शैखरिक पदेन विडंगा अर्थ ये लेना है, ऐसा बताया है। शैखरिक का शब्द का अर्थ है जो शिखर पे निर्माण होता है, मतलब जो वृक्ष है उसके शिखर में, एक तो एकदम ऊंचे भाग में, या जो डाली है उसके एकदम जो आखिरी भाग है वहां पे निर्माण होगा। तो विडंग भी उसके, विडंग का वृक्ष जो पेड़ है या पौधा है जो आपने देखा होगा, तो उसके शिखर पे ही वो आता है। और अपामार्ग भी वैसा ही होता है। अपामार्ग जो तंडुल आप देखते हैं, तो ऐसे उसके छोटी डाली जो रहती है उसके ऊपर ही वो आते हैं। तो दोनों के लिए शैखरिक शब्द निघंटु में भी है। चक्रपाणी ने विडंग लिया है, दोनों कृमिघ्न भी है। किंतु वहां क्या लेना चाहिए? चक्रपाणी हे अकेले है जो विडंग, ये प्रश्न मेरी पीएचडी की कार्य जब मैंने किया उस समय मुझे निर्माण हुआ था, पर एक भी द्रव्य गुण के अध्यापक ने मुझे इसका समाधानकारक स्वरूप अर्थ नहीं दिया है।
तो आप भी इसके ऊपर अध्ययन कीजिए। मेरा भी चल रहा है, मेरे हिसाब से तो अपामार्ग ये अध्यय अर्थ ज्यादा योग्य है। बाकी के प्रश्न हम कल के मीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलेगा ना शुभम जी? यस सर, यस सर। तो कैसा है कि प्रश्न मन में आते हैं तो ही अध्ययन आगे चलता है। प्रश्न आएंगे तो ही अध्ययन आगे जाएगा। सीखते सीखते, गलती करते करते, पढ़ते पढ़ते ही हम आखिरी पड़ाव तक जा सकते हैं। इसलिए प्रश्न पूछने में और प्रश्न का उत्तर ढूंढने में कभी किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। आप भी खुलकर प्रश्न पूछिए। मैं भी अध्ययन करूंगा, आप भी, हम सब मिलके अध्ययन करेंगे और सब मिलके आयुर्वेद को समझकर अच्छे प्रैक्टिस करके समाज को स्वास्थ्य करने का प्रयास करेंगे। यही हमारा उद्देश्य, आयुष्य का, हमारी आयु का उद्देश्य यही होना चाहिए। इसलिए अच्छी पढ़ाई, और वो पढ़ाई भी शास्त्र के लिए, डिग्री के लिए पढ़ाई मत करिए। डिग्री के लिए पढ़ाई करना तो वो एक अलग बात है, वो रटो रटो और उसका वमन कर दो पेपर में, उसको एक कुछ मायने नहीं है। पर शास्त्र समझने के लिए अध्ययन करो, वो आपको जिंदगी के आखिरी सांस तक अध्ययन करना पड़ेगा, और जो पढ़ा है उसका व्यवहार में आपको उपयोग करना है। इसलिए शुभम जी ने और आप सभी ने मिलकर ये प्रयास किया और मुझे यहाँ पे बुलाया, और शेयर, आपकी शेयर भी है। आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं सभी के, पर बाकी के प्रश्न और बाकी का जो विषय है हम आराम से कल के या परसों के, जब आप इस वीक में जब मीटिंग होगी, आप सभी को जब समय होगा, मुझे समय होगा, तब करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मदक्षाश्वी देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। मैं सर के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, और अगली बार हम जी, फिर मैं अपना मिलेंगे। नंबर